एक समय था जब युद्ध धनुष बाणों से लड़ा जाता था, फिर तलवारों ने धनुष बाणों की जगह ले ली। उसके बाद बंदूक और तोपें आई, जिन्हें अब मिसाइल और लड़ाकू विमान और जंगी जहाज़ों ने रिप्लेस कर दिया। यहाँ कुछ सवाल और खड़े होते हैं कि क्या इन खतरनाक हथियारों को भी कभी रिप्लेस किया जा सकता है? क्या आप 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में जानते हैं? या फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर किस चिड़िया का नाम है? क्या ये वाक़ई किसी चिड़िया का नाम है? नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज मेरा रुख के मंच पर मेरा सौभाग्य है कि ऐसी 2 हस्तियों के साथ स्क्रीन साझा कर रहा हूँ, जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये दोनों ही अपनी वाणी और विचारों के अत्यंत धनी हैं, इसलिए इनकी वाणी को सुना जाता है और विचारों को समझा जाता है। यास्मीन जी और महेश जी, आप दोनों का मेरा रुख के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपनी मसरूफ़ियत में से समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यास्मीन जी, थैंक आपको यू। रमज़ान की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और थैंक अपना यू, मंच दिया हम बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो यास्मीन जी, जैसा आपने अभी 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में जो भी मैंने बात करी, वो आपने सुना। तो मैं सबसे पहले आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा कि क्या ये वाक़ई इतनी खतरनाक बात है? या फिर सिर्फ़ किसी हवा-हवाई चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ऐसी कोई चीज़ एक्ज़िस्ट ही नहीं करती? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने एक ऐसा टॉपिक रखा है जिस पर आज हम लोगों को एक दूसरे को एडुकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि क्या कोई ये ऐसी चिड़िया है? दरअसल ये चिड़िया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हाथी है। अब हाथी का क्या होता है ख़ासियत कि बहुत स्लो-स्लो चलता है, दौड़ नहीं लगाता। लेकिन वो जी। स्लो-स्लो चल के उसके उसके पैरों के नीचे जो भी आ जाए वो उसको कुचल देता है। मैं इसे एक हाथी को मैं बहुत ही पॉज़िटिव वे में लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के तरीके में मैं लोगों को कहूँगी कि इस चीज़ को समझें। जब हम 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, तो ये ना केवल आप और मैं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के गणमान्य लोग इस पर हमें समय-समय पर एक पॉइंट, एक क्लिप दे चुके हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में कैसे दुनिया फँस रही है और कैसे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी इसका शिकार हो सकती है, अगर समय रहते हम नहीं सुधरे। आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर की जब बात की तो स्टार्टिंग में आपने बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत अच्छा परिचय दिया। इसको आसान तरीके में मैं पहले भी एक वीडियो में क्लियर की हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो नए होंगे वो भी इस बात को समझे कि हम 5th जनरेशन हम जनरेशन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं कि एक जनरेशन आई, उसके बाद एक गैप हुआ, फिर दूसरी जनरेशन आई। हम लोगों का खान-पान, हमारा स्टाइल, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, स्टाइल ऑफ लिविंग ये सब चेंज हो गया। यहाँ पर बात हो रही है उस जनरेशन वॉरफेयर की जिसमें पूरे के पूरे मुल्क मुतासिर होते हैं, पूरे मुल्क प्रभावित होते हैं, बर्बाद होते हैं, नुकसान होता है, फ़ायदा भी होता है। जी हाँ, सिर्फ़ नुकसान ही नहीं होता, फ़ायदा भी होता है। जिसकी जी। जनरेशन वॉरफेयर ज़्यादा अच्छे से प्लान की गई होगी, ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग होगी, उसमें अच्छी से स्ट्रैटेजीज़ होंगी, अच्छे से उन्होंने पूरी नैरेटिव बिल्डिंग करी होगी और अच्छे से उसको वहाँ पर उसका आउटपुट निकल रहा होगा, उसका इनपुट अच्छा दिया जा रहा होगा, उसको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। जब हम 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हमें 1st, 2nd, 3rd, 4th वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, उसे समझना होगा। पहले ज़माने में क्या होता था, जब 2 मुल्क आपस में लड़ रहे होते थे तो 2 लोगों की ज़रूरत होती थी। 2 मुल्कों की भी हुँ, छोड़िए, अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो यहाँ मैन पावर की ज़रूरत है। एक आप हैं, बराबर। एक दूसरा व्यक्ति है और आपस में आप दोनों लड़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती थी। वहाँ पे मेन पावर की ज़रूरत हो रही होती थी। इधर भी बंदा, इधर भी बंदा। फिर आगे जैसे-जैसे दुनिया बदली, तो ये टेक्निक्स जो थी, ये और इवॉल्व हुई। फिर क्या होता है, इस मेन पावर में चलें, अब हम हथियार का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब उसमें वेपन का इस्तेमाल होने लगा। नए-नए तरीके के वेपन्स इस्तेमाल होने लगे। फिर इस प्रोसेस में अब इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है जिसके पास जितने ज़्यादा, जितने अच्छे, जितने मॉडर्न हथियार उसकी उतनी तेज़ी से जीत। और जब वॉरफेयर की बात होती है ना तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप किसी जंग के मैदान में हैं, वहाँ पर आपको जंग थोपी गई है या आपने जंग में कूद गए हैं, तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा? कि फिर आप अपनी विल इम्पोज़ कर सकें, बेसिकली बराबर। उस कंट्री पर, उस कंट्री के लोगों पर जो आप चाहते हैं। जैसे कि अभी हम आएँगे कि हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में किस तरह से उलझते जा रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उलझते जा रहे हैं। पीछे बहुत खेल चल रहे हैं, समझ रहे हैं धीरे-धीरे बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। बहुत सारे अभी नहीं समझ रहे हैं। तो हमने सेकंड जनरेशन वॉरफेयर का देखा, यहाँ पे वेपन्स इस्तेमाल होने लगे। जब हम धीरे-धीरे उस सेकंड से थर्ड जनरेशन की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर क्या होने लगा, वेपन्स के साथ-साथ स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल होने लगी। अब आपको हुँ, प्लानिंग की ज़रूरत है। मैंने एक ट्रॉय की स्टोरी अगर आप देखेंगे, तो वहाँ आप प्लानिंग के साथ आप इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। आपके पास सीक्रेट एजेंसीज़ होनी चाहिए।
आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रेटजीज के साथ आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो हम थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में आते हैं। नीचे अब आप ऐसे ही करते जाएंगे, फिर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर आएगा। उसमें क्या होगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। अब क्या जरूरत है मुझे और आपको लड़ने की, ठीक है ना, हम थर्ड पार्टी को दे देते हैं ये काम। तो यहाँ पर राइट। नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट आ गई। और उसका हम्म, सबसे बड़ा उदाहरण आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखें, और दूर क्या जाएं, हम्म, पड़ोस में देखें, पाकिस्तान में। भैया टेररिस्ट हायर कीजिए, उनको आप एक स्ट्रेटेजी दीजिए, उनको उनको एक पूरी प्लानिंग दीजिए, उनको आप हथियार मुहैया कराइए, उनको आप उनके लोग दे दीजिए, बस आप जाइए तबाही कीजिए। आपका जो प्राइम फोकस है आप उस पर रहिए, और आपने वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स हायर कर लिए, वो आपका काम कर रहे हैं, आपकी विल इम्पोज करने के लिए वो आपका साथ दे रहे हैं। फिर ये और इवॉल्व हुआ ये टेक्निक, फिर हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आए, जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, और ये और मॉडर्न हो चुकी है क्योंकि हम सिक्स जनरेशन वॉरफेयर तक जा चुके हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में जो सारी जगह थी ना इस लड़ाई में, वो सारी आइडियाज ने ले ली। अब आप क्या करेंगे, आप जहां बैठे हैं वहीं से आप इन्फ्लुएंस करके किसी दूसरे देश में 1 घंटे के अंदर, बल्कि 1 घंटा तो मैं ज्यादा वक्त कह रही हूँ, अगर आपका कोई वीडियो, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपका कोई आर्टिकल, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई पॉडकास्ट, आपका यूट्यूब सोशल मीडिया पर कोई प्रोग्राम, आपका कोई ट्वीट, कुछ भी इनमें से अगर वो वायरल हो जाता है, तो 1 घंटे में आप किसी मुल्क में तबाही ला सकते हैं। ये फिफ्थ राइट। जनरेशन वॉरफेयर जो है, ये आइडियाज के बेसिस पे लड़ी जा रही है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्वमेंट होंगे, यहाँ पर विमेन राइट्स की बात होगी, लेकिन बेसिकली उसके पीछे क्या चल रहा होगा, यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात हो रही होगी, लेकिन उनको फायदा नहीं हो रहा होगा, वो एक नरेटिव चल रही होगी। उसके साथ ही साथ ये इवॉल्व हुआ, और फिर आ गई सिक्स जनरेशन वॉरफेयर, जो कि बेसिकली डेटा पे बेस है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन और डेटा का सारा जंग होगा। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और आपने कहा कि ये इतना खतरनाक है जितना हम सोच रहे हैं, ये इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऑलरेडी जो, अगर मैं केवल हमारे भारत की, मुझे सबसे ज्यादा हमारे मुल्क की फिक्र होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस घर में रह रहे हैं ना, सबसे पहले आपको उस मुल्क की फिक्र करनी है। अगर राइट। हम इस मुल्क में सुख शांति से रह रहे हैं, अगर मुझे आपके एरिया में आने में, आपको मेरे एरिया में आने में एकदम महफूज फील हो रहा है ना, आपको कोई डर नहीं है, कोई किसी तरह की कोई घृणा नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप, आपका बच्चा और मैं, आप, मेरे मेरे घर परिवार का कोई बंदा आपके यहाँ बेहिचक आ रहा है, समझ लीजिए मेरा मुल्क महफूज हाथों में है, सब कुछ सही चल जी। रहा है। हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो से लेकर इंटरनेशनल सिनेरियो को, अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्टेक्ट, अगर हम सिर्फ सिविल सोसाइटी की बात करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो शांति बनी रहे। लेकिन जब कोई उसमें ही सेम लगाने के लिए अपने जो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स से, जो मैंने उठ के बोला ना, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आ चुके हैं, जहाँ पे जी। आइडियाज, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनको छोड़ दिया गया है, जर्नलिस्ट, तो ये तमाम लोग जो है ना, ड्रामाज में आप देखिए एक्ट्रेस, ये जो तमाम लोग छोड़ दिए गए हैं, इन्होंने उनकी जगह ले ली है, जो इस शांति को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वो अपना पूरा एक बेस, अपना एक आधार तैयार करेंगे, जो कि वो लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है सर, आगे आने वाले वक्त में, मैं अगर पर्सनली कहूँ, जितना मैं खुद भी तजुर्बा हासिल कर चुकी हूँ, ये बहुत खतरनाक स्तर पे चल रहा है। बाकी इसमें महेश जी जरूर कुछ ऐड करना चाहेंगे जी। महेश जी, यास्मीन जी ने बहुत एक खूबसूरत तरीके से इसे बताया। खूबसूरत तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी बारीकी से इन्होंने एक महीन चीज़ें बताई, वो शायद उस चीज़ को बिना एक्सपीरियंस किए या फिर उस चीज़ का बिना नॉलेज लिए वो चीज़ कोई नहीं बता सकता। तो महेश जी, अगर आप और कुछ इस बात में ऐड करना चाहें? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ ऐड करने का है नहीं। यास्मीन ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि लड़ाई जो फिफ्थ जनरेशन की है, उसमें जो नैरेटिव की लड़ाई है वो भी अब जुड़ गई है, और वो नैरेटिव बड़ा कॉन्शियसली बिल्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको आपके ही ख्याल से आपको पलटा जाता है, आपके ऊपर वार किए जाते हैं, आपको आपस में ही एक नैरेटिव के ज़रिए लड़ाया जाता है, आपको आपकी हिस्ट्री गलत बताई जाती है, आपको ये बताया जाता है कि अगर अगर नेहरू ने नेपाल को मना नहीं किया होता, तो नेपाल भारत में मिल रहा था। आप सर पटक कर मर जाइए, कोई किताब ढूँढिए, कोई डॉक्यूमेंट ढूँढिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये नैरेटिव आपको बेचा जाता है। और आपका देश प्रेम और कुछ शख्सियात के लिए आपकी घृणा वो इतनी भारी होती है कि आपका दिल करता है कि आप इस नैरेटिव को एक्सेप्ट करें। और यही खूबसूरती है फिफ्थ जनरेशन वॉर की, कि आपको एक ऐसा नैरेटिव दिया जाता है जो आपकी सोच को, आपकी आइडियोलॉजी को, जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको सूट करता है, ताकि आपको और कहीं ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसको फेंक लें, जिसको जिसको आम फ़हम में कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो दरअसल यही
फिफ्थ जनरेशन वॉर का एक्सटेंडेड फॉर्म है, या कि आपको जैसे मैं बताऊं, इवन जिस फॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठकर बात कर रहे हैं, मेरा प्लेटफॉर्म से मैंने आपके चैनल से नहीं बल्कि यूट्यूब से है, यूट्यूब से यहीं पर ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि देखिए, आपके आपकी आपके मुल्क में जो तमाम दवाएं बनाने वाली कंपनी है वो आपको गलत चीजें बेच रही हैं, वो अपने फायदे को आपको दूसरे मुल्कों को बेच आपके खिलाफ काम करने के लिए फंड कर रही हैं। और फिर आप गौर से जरा देखिए, ये लोग हैं कौन? देखिए, ये सब लोग हिंदू हैं। और आप सर पीटते रहिए, क्योंकि आप आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन रहे होंगे, किसी को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। फिर आपको चीनी प्रोवर्ब याद आती है जो कहती है कि सबसे अच्छी लड़ाई वो होती है जो बिना एक भी गोली चलाए जीत ली जाए। ये वही लड़ाई है। बराबर। और इसके अंदर अगर मैं आप दोनों की बात को समझूं और थोड़ा सा आगे ले जाऊं, तो जितनी ज़्यादा हमारी बातों की पहुंच होगी, उतनी ही ज़्यादा उस बात को इम्पैक्ट करने की या पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर वो चाहे किसी भी चीज़ का नैरेटिव बिल्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ में डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस को इम्बाइब करना हो, या फिर कुछ और हो। सही बात। यास्मीन जी, कुछ 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 ऐसे एक्सपीरियंस जो आपने पिछले कुछ समय में शेयर की हो, या फिर एक्सपीरियंस किए हो, देखे हो, या कुछ ऐसी 2 या 3 बातें जो आपको लगती हो प्रोमिनेंटली यहाँ पर यूजर्स के साथ शेयर करने की? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसी से मेरी खुद की सोच में भी बहुत बदलाव आया। क्या होता है ना, जब आप बहुत ही पायसली आप कोई काम कर रहे हैं, आप बहुत प्योर हैं, आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं कि जो भी हो अमन और सुकून हो, जो भी हो तरक्की हो, जो भी हो बेहतरी हो। अ, आप कुछ नहीं कर सकते, एक बहुत बड़े स्तर पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, लेकिन आप अपने स्तर से कंट्रीब्यूशन आप अपनी कंट्री के लिए इतना तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट जब पूरे जंगल में आग लगी हुई थी तो वहां आप एक चिड़िया के समान थे जो पानी की कुछ बूंदे डाल रही थी, तो आपको एटलीस्ट इस लेवल की तसल्ली तो रहे, क्योंकि मैं बहुत और बड़े स्तर पर, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकती, लेकिन मैं उस लेवल पर कुछ तो कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा से एक रहा इस तरह से, और मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आती हूँ, तो यहाँ मैंने अ, हर तरह के लोग देखे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल रखने वाले भी, बहुत ऐसे भी जिनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, आप उनको जो दिखा दें यूट्यूब पर आपको वो वही मान लेंगे। पहले तो न्यूज चैनल्स होते थे, तो न्यूज पे बैठ के लोग पूरा पूरा परिवार देखता था, अब तो न्यूज चैनल टीवी की जगह जो है वो सबने मोबाइल में ले ली। तो जिसको देखे बच्चा बच्चा देखे, वो एक छोटी छोटी क्लिप्स में वो वायरल कराई जाती हैं चीजें। तो मुझे मैंने अभी बीच में ना, शायद बीच में नहीं, कुछ वक्त पहले, अब तो ज्यादा टाइम हो गया, मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ, उनके साथ मुझे हमारे ऑडियंस ना मुझे सजेस्ट करते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वो लोग सजेस्ट करते हैं, आपको भी करेंगे, आपकी जैसी रीच बढ़ेगी। आपने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बोला, रीच बहुत जरूरी है, पहुंच बहुत जरूरी है। आप और मैं बात कर राइट। रहे हैं और इसे 300-400 लोग देख रहे हैं, एक वही पड़ोस में बैठा हुआ एक व्यक्ति बात कर रहा है, उसे 3 लाख 4 लाख, उससे भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उसकी बात जो थी, चाहे वो भले ही झूठी थी, वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची। हमारी बात भले ही सच्ची थी, लेकिन बहुत ज्यादा समय में भी बहुत कम लोगों तक पहुंची। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और जो मैंने तजुर्बा यहाँ पे लिया ना, तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत बच के चलने की जरूरत होगी। मैं अभी भी, मुझे नहीं मालूम कि मैं कब किस कंट्रोवर्सी का, किस इन लोगों की चालाकियों का, किसका मैं यहाँ शिकार हो जाऊं। क्योंकि आप, मैंने कहा ना, आप बहुत प्योरली काम कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं कि ये बंदा कितना ट्रिकी है, ये बंदा क्या कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका एजेंडा है, इसका कोई प्रोपेगेंडा है। लेकिन वो चीजें होती हैं। मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में जितनों के साथ भी हमारा वीडियो हुआ, उसमें से शायद ही मुझे कोई लगा हो जेन्युइन। मुझे बेसिकली शुरू में तो यही लगता था जेन्युइन है, ये कुछ इनकलाब लाएंगे, ये कुछ क्रांति लाएंगे, ये अपना मुल्क चेंज कर देंगे, ये लोग तो, इन लोग को तो इतना आपस में एक दूसरे को सपोर्ट है, यूट्यूब फ्रेटर्निटी खड़ी हो गई है। पूरा होता है ना, एक बंदा बात कर रहा है तो उसके लिए डर होता है कि मैं कैसे करूं। जब एक ही लेवल पर और एक ही प्लेटफॉर्म से कई सारे लोग उस पर जुड़ के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग ज्यादा लोग हैं। तो वो एक चैनल नहीं, हजारियों पाकिस्तान में ऐसे चैनल हैं, चाहे वो पब्लिक रिएक्शन के चैनल्स हैं, चाहे वो सिंगल पॉडकास्ट के चैनल्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल अपना प्रोग्राम करने के चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। और पाकिस्तान का मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ, आप हमारे पड़ोस में अगर आप जाएंगे, तो आप ऐसा नेपाल से ऐसे ज्यादा चैनल्स नहीं देखेंगे। आप इधर बांग्लादेश से ऐसे ज्यादा हैं, बांग्लादेश में भी, लेकिन इतने ज्यादा नहीं देखेंगे। आप और भी पड़ोस में जाएंगे, म्यांमार में भी ऐसे चैनल्स नहीं देखेंगे। और भी आप जहां पर भी आप नजर डालेंगे अपने पड़ोस में, ऐसे चैनल्स आप भरमार कहाँ देखेंगे? पाकिस्तान। क्योंकि शुरू से हमने देखा है, पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उसने हमारे मुल्क को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ना, ये इनके लिए बहुत सफल, बहुत ज्यादा सफल जो है वो हो गई है।
क्योंकि इसमें इन लोगों ने भारत के बेतहाशा लोगों का भरोसा जीत लिया है, उनका वक्त ले रहे हैं, उनसे डॉलर बना रहे हैं, उनसे उनके साथ मिलकर नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो तो हमारी इंडियन आर्मी को सलाम है, दिन रात वहां जुटे हुए हैं, वरना ये जरा मौका नहीं छोड़ते कि किस तरह से ये आग लगाएं जम्मू कश्मीर में, किस तरह से ये वहां पे फिर से अपना सर खड़ा करें। 370 पे सबसे ज्यादा आग लग रही थी पाकिस्तान को। इनका क्या बराबर। लेना देना? इनके खुद के मुल्क में बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग 5-5 किलो आटे के लिए जान दे रहे हैं। इनके खुद के मुल्क में रिलीजियस माइनॉरिटीज का हशर नशर है, जो कभी 18-19% होते थे, आज वो 3 से भी बहुत कम में सिमट कर रह गए हैं। 70 लाख की कुछ मात्रा रह गई है, जो करोड़ों में आबादी होती थी। कहाँ गए? कोई सवाल करने वाला नहीं है। हम अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे मुल्क की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, हम सबसे बना के रखेंगे, सबके साथ अच्छा रखेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का कहीं बिगाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जहां गलत लगेगा उसको वहां टोकेंगे भी। ये हमने इसराइल हमास वाले जंग में हमारे इंडिया का जो स्टैंड था देखा, एकदम क्लियर। अगर हमास ने बिल्कुल अटैक सही। किया, हमारे भारत ने टोका, भाई ये आतंकवादी अटैक था, हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब देखा बराबर। सिविलियन पे अटैक किया जा रहा है इसराइल द्वारा, वहां पर भी भारत में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट पास किया कि भाई हम इस बात के खिलाफ हैं कि आप आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी जान माल को नुकसान हो रहा है। तो इस मामले में ने हमारे देश की जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है। बराबर। पाकिस्तान को इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मेरा हमारे देश से एक ही शिकायत है, खास करके हमारी भारत सरकार से, मैं कहती हूँ डिमोनेटाइज कर दीजिए। ठीक है, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज को बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो किसमें? अपनी जनता में नहीं, हमारी जनता में। हमें हाँ ये जी। समझना होगा कि उनके व्यूवर्स जो है 99% पाकिस्तानी यूट्यूबर्स गैंग, खास करके जो लाहौरी गैंग है, जो इनका पॉडकास्ट करता है, रिएक्शन करता है, उनके 99% जो है वो सारे व्यूवर्स हमारे इंडियंस हैं। जो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके व्यूवर्स सारे पाकिस्तानी हैं। और जो पाकिस्तान के रिलीजियस चैनल्स हैं उनके सारे व्यूवर्स जो है वो हमारे भारतीय मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ ये 3 कैटेगरीज हैं, हमें 3 कैटेगरीज को समझना होगा। पहली कैटेगरी क्या है इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की, कि सारे पाकिस्तानी लाहौरी गैंग हो, पाकिस्तानी पॉडकास्ट चैनल्स हो, पाकिस्तान के इंडिविजुअल यूट्यूब प्रोग्राम करने वाले हों, उनकी फैन फॉलोइंग, उनके व्यूवर्स जो हैं वो सारे इंडियंस हैं। इंडियंस में बराबर। इंडियन मेजोरिटी। पाकिस्तानी रिलीजियस चैनल्स के मेजोरिटी व्यूवर्स हमारे इंडियंस हैं। इंडियंस में कौन? हमारी माइनॉरिटी में हमारे मुस्लिम तबका। और जो हम्म। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम चैनल्स है उसमें उनके 99% व्यूवर्स उनके खुद के पाकिस्तानी हैं, जिसपे वो जो चाहे वो अपने पाकिस्तानियों को फीड करते हैं, और उनको वो एक ज़ॉम्बी रखते हैं, क्योंकि बाकी जो कसर होती है वो इनके स्कूल या मदरसे में पूरी हो जाती है। हालांकि अब ये बराबर। लोग कहते हैं हम एक कॉन्वेंट स्कूल में हमारी एजुकेशन जो है हम उसका लेवल चेंज कर रहे हैं, हम अपने करिकुलम में चेंज कर रहे हैं, हम अपने सिलेबस में चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो एटलीस्ट हमें ये तो समझना होगा कि जो आपकी जनरेशन निकल चुकी है, जो पास आउट हो चुके हैं, आप उनको कैसे चेंज करेंगे? वो तो इतने सही। कनिंग हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम जानते हैं। दे नो कि उनको अपनी जगह कैसे बनानी है। वो अगर यूके में जाते हैं, वो पाकिस्तान से, उनको मालूम है कि उनके पासपोर्ट की कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन वो वहां अपनी जगह बनाते हैं। और हद तो ये होती है कि जिस रेडिकलाइजेशन का, जिस एक्सट्रीमिज्म का नाम लेकर ये पाकिस्तान से भागते हैं, वही ये जाकर वेस्टर्न कंट्रीज में ढूंढते हैं, ये वही वहां पर करने लगते हैं। तो ये पूरा ना एक नेक्सस है। और हमें यहाँ समझना होगा, हमारे आवाम जो है ना, हमारे देश की, मैं आवाम से पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं, हमारे मुल्क की जो जनता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है। मैंने जितना समझा है ना, मैंने तजुर्बा ये लिया है, हम बहुत इमोशनल हैं। अगर हमको कोई बहुत अच्छा सा बैठ के हमारी तारीफें सुना रहा है, हमको लगता है अरे यही हमारा सगा है, यही हमारे बारे में बात कर रहा है, ये हमारा अच्छा चाहेगा। हमको ये नहीं पता होता है वो हमें अपीस कर रहा है, वो हमारा फायदा उठा रहा है। अगर कोई हमें बुराई कर रहा है तो हम अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं, इसका, इस कमीने का हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसकी हिम्मत। लेकिन उसको तो व्यूज चला गया ना, उसको तो बेसिकली आपका उसका नरेशन आप तक पहुंच गया ना, उसका हम्म। प्रोपेगेंडा तो आपको सुना के चला गया ना। तो सर ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। मैं पाकिस्तानी आईएसपीआर को मैं कहूंगी कि बहुत दिमाग से ये लोग चलते हैं। इन लोगों ने एक ड्रामा सीरियल किया था, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, फिर लोग हमारे व्यूवर्स उसको जाकर देखेंगे, उसको व्यूज देंगे उस ड्रामा को। लेकिन मैं कहूंगी उसका एक लास्ट एपिसोड था, और मुझे रिकमेंड किया किसी ने कि प्लीज इसको देखो, ये बड़ा अच्छा ड्रामा है, ये है वो है। पाकिस्तानी ड्रामा के हमारे इंडिया में बहुत फैन है, बहुत ज्यादा। मेरे खुद के ही इतने रिलेटिव में बहुत देखते हैं, मेरे घर में भी देखते हैं बहुत सारे। चलो ठीक है, हम कह रहे हैं देखो अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसमें नैरेटिव सेट करने लगे ना, आपका एक एजेंडा हम्म। उस ड्रामों के जरिए जा रहा है ना, तो फिर आपको सतर्क होकर देखना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो उस ड्रामे की एंड में हमारी इंडियन आर्मी के लिए इन लोगों ने जिस तरह का डिसरिस्पेक्ट दिखाया है और जिस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग किया है, इनके खुद के लोग वहां तालियां बजा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वाह वाह, ये है हमारी मुहाफिज आर्मी, ये है हमारी पाकिस्तान की आर्मी, नंबर 1 आर्मी, ये वो। लेकिन वहां पर क्या हुआ, हमारी इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने इतना हेट्रेड दिखाया है, इस कद्र असम्मानजनक चीज, जो समझ में आता है कि इनका आईएसपीआर, मैंने कहा ना ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज,
ड्रामा, म्यूजिक, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, आपको हर तरफ आप नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं। ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करने के लिए आप कहाँ कैसे इस्तेमाल हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आप धीरे-धीरे इस्तेमाल होते रहेंगे। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के नाम नहीं लेती हूँ बेसिकली। लोग कहते हैं कि आप उनको शाउट आउट मत दीजिए। उनको ना वो मिल जाता है, उससे बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का नाम लूँगी। बेसिकली 2 का नाम लेना चाहिए। एक पाकिस्तानी मोहतरमा है, मैं उन्हें बहुत एप्रिशिएट करती शुरू में, क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी करेजियस लेडी हैं कि ये वहाँ बैठकर और इस तरह से बात कर रही हैं। फिर हमें पता चला धीरे-धीरे कि भई उनके जो पहले विचार थे वो तो बहुत खतरनाक स्तर के थे। लेकिन फिर क्या होता है, एयर स्ट्राइक के बाद आप उनका चेंज होना देखिएगा। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, उसके बाद उनके उनके ज़हन में तब्दीली आई। और वो तब्दीली आज इस स्तर से आ चुकी है कि इतनी दिवाली तो यहाँ हम नहीं मना रहे होते हैं, इतनी होली यहाँ हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जितनी वो यूट्यूब पे बैठ के कर लेती हैं। और हम लोग जो होते हैं, वाह वाह, ये है सेक्युलरिज्म, इसे कहते हैं, वाह ये है असली इंसान, इसे कहते हैं पाकिस्तान में लेकर जीना। हम लोग उसको ना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये है, तुम हमारी बेटी बन जाओ, कोई कह रहा है तुम हमारी बहन बन जाओ, कोई कह रहा है हमारी चच्ची बन जाओ, खाला बन जाओ। हो गई नैरेटिव बिल्डिंग। अब आपने जब रिश्तेदारी जोड़ ली तो आप उनके खिलाफ कैसे कुछ सुन सकते हैं। तो मैं और आप बात करें तो हमें बेसिकली बुरा माना जाएगा। दूसरा एक यूट्यूबर है, उसका नाम चलो ले लेते हैं। उसके चैनल का नाम लेते हैं रियल एंटरटेनमेंट। उसके चैनल का नाम ही देखिए, रियल एंटरटेनमेंट टीवी है। तो जिसमें एंटरटेनमेंट ही है, तो हम आपसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि आप सीरियस इश्यू पे जाकर अपने मुल्क का मुद्दा उठाएंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सोच, उनकी जहनियत। वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं खास करके जो पंजाब वाला प्रोविंस है ना, इनका जो लाहौर वाला तबका है, पूरा इधर का एरिया, गरीब लोग वहां पर जी, ही नहीं है, बहुत जी, मजलूम है वहां पर भी। बराबर। लेकिन जो इनकी एलिट क्लास है ना, ये उस एरिया में बहुत इंजॉय करती है, जो इनकी एलिट क्लास है। हुँ, और ये सेल्फ हुँ, डिस्ट्रक्शन मोड को बहुत इंजॉय करते हैं, ये उसको, ये अपना ही अपनी तबाही को इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। कि इनका तो कुछ नहीं जा रहा है, इनको तो साफ पानी मिल रहा है, इनके बंगलो ऐसे ऐसे हैं, अगर आप देखेंगे। मैं बहुत इन लोगों के चैनल्स को इसको फॉलो करती हूँ, बेसिकली हमें और स्ट्रेटेजी इनकी पता चल रही है कि ये क्या करते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसा नहीं है जिसने कभी अपनी पाकिस्तानी आर्मी पे सवाल किया हो। और हमारे देश में मैं लाखों हजारों ऐसे चैनल दिखा दूंगी, जिसमें आप देखिए हमारी आर्मी को क्वेश्चन करने में 1 मिनट नहीं लगाती। अगर कुछ भी बिल्कुल, कोई भी बात हो जाए, हमारे यहाँ फौरन क्वेश्चन कर दिया जाता है कि ये उस एरिया में हुआ तो क्यों हुआ, हमारी आर्मी पे बराबर। ऐसा कोई एलिगेशन हुआ तो क्यों हुआ, क्यों ऐसा किया गया। और यहाँ फौरन जवाब तलब होता है। यहाँ हमारी जुडिशरी है, यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर लेवल पर काम होता है, यहाँ हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो आपस में एक माहौल को बेहतर बनाने की तरफ काम करती है। लेकिन जिस मुल्क की एक सिविल सोसाइटी ही उस तरह से चल रही हो कि उनको मालूम है कि आपको एक रिलीजन को जो है वो आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते जाना है। अभी पाकिस्तान में देखिए, आजकल की ही न्यूज है, मदरसे में एक बच्चे का रेप किया गया। आप जी, मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में 1-2 को छोड़ दें अगर, जो कि जेन्युइन है, अगर उन्होंने बात की है तो। मुझे पाकिस्तानी जिनके लाखों में व्यूज आते हैं, मुझे दिखाएं किसने उस पर बात की है। पाकिस्तान में मदरसा में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मदरसों में रेप होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। और मुल्कों में भी होते हैं, जी, हमारी कंट्री में भी होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, हमारे कंट्री में भी मदरसा में रेप होते हैं। लेकिन जो जी, सबसे ज्यादा मात्रा में आंकड़े आप देखेंगे वो पाकिस्तान में होते हैं। और ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हो गए हैं। तो आप हुँ, स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि वो आंकड़े कितने ज्यादा होंगे जिनकी आज तक रिपोर्ट ही नहीं हुई है पाकिस्तान में। बिल्कुल, यानी अगर सही आप बात। अपने बच्चों को भेज रहे हैं, पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने भेजते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। उनका सेक्सुअल सही, हैरेसमेंट हो रहा है, उनको पता ही नहीं, मासूम बच्चों को। यहाँ पर स्कूल में अगर कोई ऐसा केस हो जाए, हशर नशर हो जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने लगती हैं चीजें। और हम बराबर। लोगों के जहन में एक सवाल आ जाता है कि हम महफूज कहाँ पर है, हमारा बच्चा कहाँ महफूज है। अगर स्कूल लेवल पर ऐसा हो गया, मदरसे में ऐसा कुछ हो गया, पाकिस्तान। और यहाँ पर तो मदरसों पर भी ये प्रश्न चिन्ह हो रहा है कि इसको बंद किया जाएगा या इसको मॉडर्न किया जाएगा। आगे किस तरह से इस पर गवर्नमेंट वर्क करेगी। जी, पाकिस्तान में ये बराबर। चीजें नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी किसी यूट्यूबर ने इस पे बात नहीं की। पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज का आए दिन प्रोसिक्यूशन हो रहा है, किस तरह की अट्रॉसिटीज में वो लोग जीत रहे हैं, वो कोई बात नहीं करते हैं। मिट्ठू मियाँ पे मैंने बात की थी और मुझे बहुत पाकिस्तान हाँ, से बहुत हेट आया था, कमेंट लोगों ने किए थे। वैसे तो ये नहीं देखेंगे, लेकिन मिट्ठू मियाँ नाम लिख दो तो ये जल्दी से खोल के देखते हैं यूट्यूब कि इसमें क्या बात की है। तो इन लोगों ने मेरे को मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इस पर बात क्यों नहीं की। पाकिस्तान में तो हुँ, ये तोता मियाँ, मिट्ठू सही, मियाँ, ये लोग वहां पर तो रहते हैं, ये लोग तो करते हैं फोर्स कन्वर्जन। तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस पे बात क्यों नहीं करते। तो सर ये एक बहुत बड़ा गेम है। बाकी मही सर आप इसमें ऐड कीजिए, मैं ही बोल रही हूँ आप तो बोल ही नहीं रहे, मैं ही लगातार बोल रही हूँ।
आप भी हाँ, बोलें। मैं जल्दी से अपनी बात इसलिए ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे जाना होगा। जी, देखिए, जो यास्मीन ने कहा वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन कर दी सारी बात। देखिए कि जो वो 3 जो सेगमेंट्स की बात कर रही हूँ पाकिस्तानी सोसाइटी में, वो एग्ज़िस्ट करते हैं और जो 5th जनरेशन वॉर है उनकी, वो इसी तरह से बटी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब मैं नया 2007-8 में मैंने इन सारी चीज़ में इंटरेस्ट लिया था, तो उस समय पर एक एक शख्स बड़ा पॉपुलर हमारे यहाँ था, जिसको हम लाल टोपी या ज़ैद हामिद कहते हैं। और आप ये देखिए उसका तमाम अटायर जो बना हुआ था, उसको बड़ा केयरफुली क्राफ्ट किया गया था। मिलिट्री का उसको जैकेट पहनाया गया, उसको बाकायदा मुस्लिम बियर्ड दी गई, उसको मुस्टाच गायब की गई, उसकी कैप लगाई गई मिलिट्री वाली, और वो बड़ी कड़क आवाज़ में वो आपको मिलिट्री के अंदाज में तमाम बातें बोलता था। और वो बताता था कि साहब 1965 वॉर हमने कैसे जीत ली, और कैसे वहाँ पे हमारी फ़ौज गई और हिंदुस्तानी फ़ौज कट के गिरने लग गई। उनको पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुदा के बंदे, ऊपर से फरिश्ते आ गए थे। उनसे बाद में पूछा गया तो उनकी तलवारें निकल आई थी हवा में। तो खुदा जाने क्या-क्या। तो खैर, तो ये इस तरह की बातें सुनने को मुझे मिली, तो ये भी एक किस्म का वॉर था। फिर ये जब वहाँ से गाड़ी चलती हुई आगे आती है, मैं पाकिस्तान पहुँचता हूँ कोई 2015-16 में, तो मुझे किसी ने कहा, हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी जो मिनिस्टर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि चलिए आपको मिलवा के लाते हैं ज़ैद हमीद से। ज़ैद हमीद से मिलने की बात इसलिए भी आई थी क्योंकि फवाद चौधरी से मेरा पहला इंटरेक्शन ज़ैद हमीद के शो में हुआ था। वो ज़ैद हमीद को गालियाँ दे रहे थे, लड़ रहे थे एक शो में, और उसके बाद में मेरा और उनका एक फेसबुक पे कॉन्टैक्ट हुआ। उन दिनों फेसबुक ही हुआ करता था, ट्विटर वगैरह नहीं थे। और फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, फ़ोन पे बात हुई, फिर वो दोस्ती हो गई, और फिर मैं उन्हीं के चलते, उस सारे के चलते मैं वहाँ गया। तो वो सब हुआ। वहाँ आते-आते आप ये देखिए ज़ैद हामिद का नशा उतरने लग गया। मुझे वहाँ पे लोगों ने ये कहा एक कन्वर्सेशन में, वहाँ एक बड़े पॉपुलर मीडिया पर्सनैलिटी हैं नज़ीम सेठी साहब, उनकी दुकान है किताबों की, बुक्स एंड बीन्स करके। तो वहाँ मैं एक टॉक थी हमारी, तो उसमें कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि भई ये सारी कन्वर्सेशन जो हुई और पोस्ट मीटिंग जब बातचीत शुरू हुई, तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि भई ये अगर आप लोग इतना दोस्ती चाहते हैं हिंदुस्तान से, तो ये ज़ैद हामिद जैसे शोज़ आप क्यों करते हैं? तो मुझे बताया गया कि साहब उसकी तो कोई टीआरपी है ही नहीं, तो उसको तो कोई देखता ही नहीं, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं ऐसे आदमी की? तो फिर मेरे दिमाग में लॉजिकल सवाल वो गूँज उठा। मैंने कहा भई वो शो करते हैं एक टेलीविज़न चैनल पे, वो प्राइवेट चैनल है। प्राइवेट चैनल बिना टीआरपी के क्यों करेगा कोई शो? बराबर, बिल्कुल ऐसा सही। शो रेगुलरली क्यों करेगा हफ्ते में 3 दिन, जो जिसकी कोई टीआरपी नहीं है? इसका मतलब या तो एक ही बात है ना, कि या तो कोई उसको फंड कर रहा है, या कोई उसको कोर्स कर रहा है, कोई उसको डंडा पीछे से मार रहा है कि भैया तो करोड़ से मार पड़ेगी, और या उसको फंड किया जा रहा है कि भाई पब्लिक देखे ना देखे, तुम करो और पैसे ये लो। यही 2 बातें। एंड राइट। बिलीव मी, जिस जेंटलमैन ने ये सवाल ये मुझसे बात कही थी, वो डॉन अखबार के थे। तो सिंपली मुस्कुराए और वहाँ से हट गए। क्योंकि रियलिटी उनको उनको भी मालूम था कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है उनके पास, तो मैं अच्छा, लेकिन उसके बाद में आप ये देखिए, ये वो वक़्त था जब ज़ैद हामिद की वैल्यू ख़त्म हो रही थी। 16-17 का वक़्त आ रहा था, और उसके बाद में ये रिजीम चेंज होता है, और फिर उसके बाद में इधर इधर चेंज हो चुकी थी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ भी 14 में आ गए थे, मोदी जी आ गए थे। तो आप ये देखिए, बाय द टाइम अगला इलेक्शन आया 17 में, नवाज शरीफ के जाने की तैयारी 16-17 में हो रही थी, जाने की। शहबाज शरीफ वहाँ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, सब लग रहा था कि अगली रिजीम गई। और 18 के बाद में जब यहाँ हमारे यहाँ 19 का इलेक्शन आ रहा था, और ये लगा कि भाई मोदी जी यू नो ले गए सारी सीटें, या 300 प्लस ले आए, अचानक आप पाएंगे कि पाकिस्तान के ज्ञान चक्षु खुल गए। अचानक उनको अकल आ गई, हुँ, और तमाम का तमाम नैरेटिव बदल गया। जैद हामिद टीवी से गायब हो गया, और आरजू काज़मी आ गई नए पर्सपेक्टिव के साथ। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ था। मुझे क्या पता इंडिया इतना अच्छा। अब मुझे तो तारक फतेह जी ने बताया। ता तारक फतेह 2015 में 16 में यहाँ आ चुके थे, मैं ही लेकर आया था उनको। तब तक वो यहाँ खूब कहानियाँ सुना चुके थे हमको तारक फतेह की, "ओए बोलना है तो इंडिया इंडिया बोल, पक पक क्या बोलता है, वो तो मुर्गी बोलती है।" इस तरह की बातें वो बोलते थे, और वो सब सब बातें चली यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में ये ज्ञान 2019 में पहुँचा। 4 साल लग गए यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो नैरेटिव टूट गया था।
और उनको एक नया नैरेटिव चाहिए था जो इस फॉर्म में आया। और उसमें फिर ये कि जो हमारी अपनी नीति है साम दाम दंड भेद में, तो जो ये भेद वाली नीति है ये वो है, ये भेद नीति हमारे ऊपर लगा दी गई कि आपको कुछ पता भी ना लगे। और कहते हैं ना कि हमारे यूपी में कहावत होती है कि वसीकरण एक मंत्र है, तजदे बच्चन कठोर। तो वो कठोर वचन उन्होंने तने और आप वशीकरण में हो गए, और आपका एक जो आप इंटेलेक्चुअली उन चीजों से बंध गए। उनका मतलब है वो आपको जिंदगी में किसी हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन को क्या चाहिए सिवाय इसके कि सामने एक गोरी पंजाबन बैठी हो जिसके आगे का अगर दांत टूटा हो तो वो आपको दिखाई नहीं ऐसे करके ऐसे तो आपको पता ही नहीं लगेगा दरअसल हुआ क्या है। तो दरअसल है कि उसका आगे का दांत टूटा हुआ है, यू नो। सो वो नहीं आपको दिखाएगी सच्चाई क्या है। सच बुरा होता है, तो न तो सच सुनो क्योंकि उससे कान में तकलीफ होती है, और सुनो सिर्फ वो जो अच्छा लगता है। मोदी जी महान है, और स्पेशली अगर एक पाकिस्तानी का है, क्योंकि मोदी जी को सर्टिफिकेट तो पंजाब पाकिस्तान से चाहिए उनके महान होने का। तो ये वो बिल्टअप है जो खड़ा किया गया, और उसके बाद आप जरा देखिए कि पूरी फसल आ गई है जो यही किए जा रही है। तो ये है वो बिल्टअप। इनफैक्ट मैं आपको इससे पहले कि जाऊं, मैं आपको कुछ सुना देता हूं कि दरअसल ये नैरेटिव की जो 6th जनरेशन आ रही है, जहां पर नैरेटिव बिल्डिंग और सिविलाइजेशनल क्लासेस और आपके इंटरनल क्लासेस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो कैसे। आई जस्ट होप कि वॉल्यूम आपको सुनाई दे जाए। आई एम जस्ट प्लेइंग इट इन फ्रंट ऑफ माय माइक सो दैट आपको कुछ आवाज आए, एंड आई होप यू कैन हियर इट। लोगों को तो सिर्फ सर पीओके अक्साई चीन का पता है कि नेहरू ने वो दे दिया या गांधी परिवार ने। लोगों को अब जाहिर सी बात है बीजेपी आई है तो वो बता रही है लोगों को कि भाई सिर्फ वो नहीं, आइलैंड भी दे दिया, कोको आइलैंड दिया म्यांमार को जो इंडिया के हिस्से थे, गिफ्ट की है बाकायदा, और बगैर गवर्नमेंट की रजामंदी, बगैर किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के, बगैर किसी से पूछे अपनी मनमर्जी करते हुए प्राइम मिनिस्टर्स ने ये हवाले किए। तो ऐसा आपको पाकिस्तान में भी नहीं दिखेगा। अगर सरदार पटेल इसकी मामले में इंटरफेयर नहीं करते तो लक्षद्वीप पाकिस्तान का हिस्सा होता। ठीक है, ये लक्षद्वीप भी तो थोरियम। अब आप ढूंढिए, मैं चैलेंज करता हूं कि आप ढूंढिए, मुझे एक किताब दिखाइए जहां पर लक्षद्वीप भला कैसे लक्षद्वीप भला कैसे जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। आपने कभी किसी किताब में पढ़ा हो, आपने कॉम्पिटिटिव किताबें पढ़ी हैं यास्मीन, कहीं आपने देखा सुना हो तो काइंडली मुझे गाइड कीजिए। मगर ये है वो नैरेटिव की लड़ाई जहां आपको नेक्स्ट लेवल पे ले आया जा रहा है। और कब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन सर ये तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अभी जब लक्षद्वीप मालदीव पूरा कंट्रोवर्सी हम देख रहे थे तो उसमें तो इस चीज को पूरा एनिमेटेड वीडियो के जरिए बताया जा रहा था कि 10 मिनट अगर देरी से हमारी आर्मी वहां पहुंचती तो वहां पाकिस्तानी कब्जा हो जाता, वो लोग वहां निकल चुके थे। तो ये तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा था। अगर राहुल सर आपने भी देखा हो ये अभी लक्षद्वीप मालदीव वाला पूरा। आप जरा कल्पना कीजिए, मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए इस पर, तो फिर मैं बात करूं इस पे। और मजे की बात क्या है, ये सब आपको कब बताया जा रहा है? ठीक चुनाव से पहले। मतलब अगेन टाइमिंग इज द की। एग्जैक्टली। तो राहुल मैं आपसे विदा लूंगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी कॉल आ रहा है दूसरे से। जी तो हाँ, तो थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए, और फिर आपसे कभी मुलाकात होगी जरूर। शुक्रिया आपका। ओके। तो यास्मीन जी, इसके अंदर एक बात और मुझे लगती है कि नरेटिव बिल्डिंग, इतना स्ट्रॉन्ग नरेटिव बिल्डिंग या इतना स्ट्रॉन्ग नरेटिव को डेकोरेट करके प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया जाए कि एक थॉट प्रोसेस को ही वाइट वॉश कर दिया जाए कि आप उन बातों को बिलीव करने लगे जो बात या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर उन बातों को इतना स्ट्रांगली इम्पोज किया जाए सोसाइटी में कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे एक एक्सट्रीम हेट्रेड का कारण बन जाए। और ये बात एक जंग के मैदान में दो लोग अगर बंदूक लेके खड़े हैं और आपस में एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें एक मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूं। एक
लोगों का एक नजरिया हो जाए ना, देखिए परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। आपने कहा कि जो चीज है ही नहीं हम उसको भी उसको क्रिएट करके उसको भी मनवा सकते हैं, ये एक ऐसा वॉरफेयर चल रहा है। बिल्कुल, ये चल रहा है। आप कोई ड्रामा, कोई एनिमेटेड कोई भी मूवी बना दें, कोई म्यूजिक उसमें वो वर्ड्स डाल दें आप, जो चीज हुई नहीं है या जो चीज होगी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा लेवल भी चल रहा है। जैसे पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तानी चैनल्स की जो सबसे ज्यादा इस वक्त भरमार है ना, इनका एल्गोरिथम देखिए, यूट्यूब का भी ऐसे बहुत चलता है कि भारत की तारीफ में ये लोग वीडियोस कर रहे होते हैं। अब राइट। उसी दिन उसी समय पर पाकिस्तान में एक बहुत बुरी न्यूज चल रही होती है कि मदरसे में बच्चे के साथ रेप हुआ, किसी हिंदू बच्ची को जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करा के उसकी शादी करा दी गई, किसी क्रिश्चियन के ऊपर जो है वहां पे ब्लास्फेमी लगा दिया गया, कहीं चर्च पर, मंदिर पर, गुरुद्वारे पर अटैक हो गया। तो उसी समय वो न्यूज भी पैरेलल चल रही होती है, लेकिन हमारा जो पूरा फोकस होता है वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के द्वारा दिखाई गई भारत की तारीफ के वीडियो पर होता है। ये आप देखें। अब ये मैं देख रही थी रियल एंटरटेनमेंट टीवी का जो मैं जिक्र कर रही थी, इसमें देखिए इसने एक वीडियो बनाया और ये लोग एक एक दिन में तीन तीन वीडियोस डालते हैं, दो दो वीडियो डालते हैं, जस्ट बिकॉज इनकी अपनी से बनी रहे, इनका अपना एक मकाम बना रहे, और दूसरा इनको यूट्यूब के जरिए इनको कमाई आती रहे, जो कि बहुत अच्छी कमाई है। यूट्यूब पे आपको और मुझे तो कुछ व्यूज नहीं आते कि हमें इतना वक्त हो गया मुझे भी, और बहुत रेयरली ही किसी एक वीडियो पे आ गए हूँ, वरना इनकी हर वीडियो पे 5-5 6-6 लाख क्रॉस कर जाते हैं और ये लोग जी। उसको एंजॉय कर रहे राइट। होते हैं। वरना लाख से ऊपर तो एक कॉमन आप रखें फिगर कितना आता है, और वो सारा देखने वाला होता है हमारा भारतीय। तो बराबर। इसमें इस बंदे ने बनाया, इसके इसके थंबनेल में ऐसी चीज होती है कि आप जो है ना वो आप थंबनेल तो होते ही है, तो थंबनेल बनाई ही ऐसे जाती है कि आप उस पर क्लिक करें और आप अंदर देखें, भले ही आगे अंदर कचरा हो, भले ही अंदर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, भले ही अंदर कुछ क्रिएटिव हो, लेकिन थंबनेल ऐसा होगा कि थंबनेल जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन इनका थंबनेल तो खतरनाक किस्म का होता है। ये लिखते हैं, एक तो ये लोग इंग्लिश या हिंदी में ही थंबनेल करते हैं, उर्दू में थंबनेल नहीं करते, उर्दू इनकी में खुद नहीं की करते। आवाम नहीं पढ़ती है। हाँ, तो ये बंदा लिख रहा है पाक यूथ वांट घर वापसी। अब आप मुझे बताएं, घर वापसी इसको अगर पाकिस्तानी टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया जाए तो इन पे ब्लास्फेमी लगेगी या नहीं? लेकिन बिल्कुल। इन पर नहीं लगेगी, क्योंकि इनको तो सपोर्ट है, ये तो आराम से वहां पे कर रहे हैं बात। पूरा पाकिस्तानी लाहौरी गैंग जिन्होंने फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, आप देखिए कितने खतरनाक स्तर पर वो किया था, लेकिन उससे इन लोगों को लाखों लाखों व्यूज आए हैं सर, लाखों व्यूज आए हैं। और अफसोस की बात यह है, कहते हैं ना कि जब भी किले इस मुल्क में किले के दरवाजे खुले हैं ना, वो अंदर से खुले हैं, बाहर से खुल नहीं आया, कोई अंदर से हाँ, खुले हैं। सही बात है। बराबर। हाँ, हमेशा दरवाजे अंदर से खुले हैं हमारे घर के। तो उस इनकी नैरेटिव बिल्डिंग को सपोर्ट करने वाले हमारे भारतीय थे। हमारे भारत से कोई महाराष्ट्र से जुड़ रहा था, कोई गुजरात से जुड़ रहा था, कोई नॉर्थ ईस्ट से जुड़ रहा था, कोई उत्तर से जुड़ रहा था, कोई पश्चिम दक्षिण, हर जगह से लोगों ने इनको सपोर्ट किया। इनके भेजे हुए लिंक पर वो जुड़ रहे थे और इनको फर्स्ट विजिट इंडिया के तहत लाइव पूरा टेलीकास्ट में पूरा वो अपना एरिया दिखा रहे थे। तो कमजोरी क्या हो गई? हमारी खुद की कमजोरी है। और जब तक हम्म। सर हम लोग अपनी तारीफें सुनकर खुश होने वाला ये जो हमारा रवैया है, और अपनी बुराई सुनकर एकदम हाइपर होने वाला रवैया नहीं छोड़ेंगे ना, और बैलेंस होकर, आज भी अगर देखिए मैं किसी चीज पर बात करूं जो किसी को पसंद नहीं आ रही है, तो वो आके सीधे गाली लिखते हैं, भले ही वो मेरा कितना अच्छा वो वीडियो देख रहा हो, वो बंदा बहुत समय से मुझे फॉलो कर रहा हो, लेकिन वो है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन बात। को कहो रात तो रात कहेंगे। वो वाला आजकल कुछ निजाम चल गया है। अगर आप ये कर रहे हैं तो यहाँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आप उनके चहीते हैं, लेकिन अगर आप इससे हटकर जो चीज सही है आपने वो वहां पे प्रेजेंट कर दी, तो आपको देर नहीं लगाएंगे यही लोग हैं जो गाली देने में, और ये कोई और नहीं, हमारे खुद के देशवासी हैं। तो ये बहुत बराबर। अफसोस की बात है। दूसरा आप देखिए, पाकिस्तान की दो यूट्यूबर्स बहनें हैं जिन्होंने इनका एक ऑडियो क्लिप भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे बोलेंगे और हम आपको काउंटर करेंगे, आप बोलो भारत गद्दार है, ये है वो है। जी। तो वो बराबर। यूट्यूबर्स को अब इंडियन हमारे यूट्यूबर्स भी बुला रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। मुझे न जाने कितने लोग ये शिकायत कर चुके हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे इनके स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं, आपको भी मैं भेजूंगी और आप देखिएगा, जिसमें ये बोलते हैं कि दीदी हमने इसका वीडियो पे रिएक्शन दिया था और इसने हमको फौरन ही स्ट्राइक भेज दिया, इसने फौरन कॉपीराइट करवा दिया। तो ओके। ये अपने किसी वीडियो को किसी भारतीय को यूज नहीं करने देंगी कि कोई उस पर रिएक्शन दे। भारतीयों से ही ये लोग पैसा कमाएंगे, भारतीयों को ही ये लोग लेकर अपना एक बेस तैयार करेंगे, और उसका भारत को क्या फायदा है? कुछ नहीं। हम बैठकर खुश हो रहे हैं, हम बैठकर, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रही थी मस्जिद नमाज वाले उस पे इंसिडेंट पर जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें जी। एक पुलिस वाले ने जो है एक नमाजी को लात मार दी थी, तो उस पर बड़ा ही वो हुआ।
सबसे पहली बात थी, मैंने उस पे बात की थी और मुझे बहुत उल्टी-सीधी चीज़ें लोगों ने लिखी। तो मैंने यही सबसे पहले कहा था कि नमाज़ कभी भी सड़क पे नहीं पढ़ना चाहिए, किसी पाक जगह पे बराबर। होनी चाहिए। सड़क हर किसी के लिए वो चीज़, और जो उस वीडियो में दिख रहा है बच्चे भी वहीं पे पढ़ रहे हैं, वहाँ बराबर से ऑटो निकल के जा रहा है, बाइक निकल के जा रही है, कार, अभी भाई ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो जाए, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है जिसे हम सबको एक ही ज़बान में गलत कहना चाहिए। बराबर। दूसरा, जो सही हमने बात। पुलिस वाले का था, उनका भी हमने देखा, तो फिर इस पे हमारे देश में बहुत पॉलिटिक्स भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। खैर वो तो हमारे मुल्क का मुद्दा था ना। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस बनाई और वो उस पे बैठ के कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान इतने जाहिल हैं, ये लोग ऐसे हैं, हमने तो हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में नहीं देखा सड़क पर नमाज पढ़ते हुए। अरे भाई, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में सड़क पर कैसे नमाज पढ़ेंगे? पाकिस्तान में मस्जिदों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, इनके यहाँ कोई खुद महफूज नहीं है, और ये हमें, हम लोगों को ज्ञान दे रही है, तो ये आपस में लड़वाने वाली चीज हो गई। दूसरी बात कि ये इतना बड़ा झूठ कि पाकिस्तान में सड़कों पे नमाज नहीं होती। आप वीडियो सर्च कीजिए, आपको हजारों ऐसी वीडियोस मिलेंगी। इमरान खान अरेस्ट के टाइम पे भी आप हजारों ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसपे सड़क पर लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, रास्ते रोक रोक के। और सड़क पे नमाज पढ़ना ये अपनी तारीफ समझते हैं, जो भी ऐसी हरकतें करते हैं। तो इन लोगों ने किया, लेकिन हम उस वीडियो में क्या कहा गया, लिटरली हम लोगों को, हम भारतीयों को, और खास करके भारतीय मुसलमानों को कहा गया कि आप जाहिल हैं। ये लोग कितने जाहिल हैं, ये लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, भारतीय मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये जो फसाद कराने वाला ये जो चल रहा है ना ट्रेंड, ये सर बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान में जो मौलवी मुल्ला है उनको छोड़ दिया गया है कि उनको भारतीय मुस्लिम देखें। पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स का लाहौरी गैंग है और जिसके अलावा भी जर्नलिस्ट हैं, वो भारत की तारीफें करते रहेंगे, उनको छोड़ दिया गया है कि आप भारत के बारे में अच्छा अच्छा बोले, मीठा मीठा बोले, और आप जो है पैसा भी आपको, और उसके लिए उनको शायद मुझे लगता है कोई फीस भी पे नहीं करनी होती है, क्योंकि फीस तो उनकी बन रही है, लाखों रुपया कमा रहे हैं। मुझे एक किसी ने भेजा, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का, 926 डॉलर्स उसका कुछ था इनकम। मैं देख के हैरान रह गई, मैंने कहा तुम लोग ये कहाँ से ये सब वो कर रहे हो? अपना काम करते रहो, सब छोड़ो इस सब चीजों में। नहीं मैम देखो ये क्या हो रहा है, ये आप इस पे बोलिए। मैंने कहा मैं कितना बोल लूंगी, मैं और आप, उसको सुनने वाले, आपने कहा ना रीच हमारी बहुत कम है, कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब अपने अपने में मस्त है। लेकिन और जब इस इन्हीं चीजों की वजह से एक बड़ा नुकसान हम उठाएंगे, उस दिन लोगों की आंखें खुलेंगी। लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी है और हो चुकेगी। अभी भी जितना हो रहा है बहुत देर हो चुकी है। जी। और इस नैरेटिव बिल्डिंग के गेम में आप कब इस नैरेटिव का शिकार हो जाते हो, आपको पता पता नहीं भी नहीं चलता। पड़ता। बिल्कुल ये बिल्कुल सबसे पता नहीं चलता। खतरनाक चीज़ है इसके अंदर। बिल्कुल। अब सही देखिए, बात। हमारे और हमारे कश्मीर से मैंने 2-3 को मना किया, उन्होंने मेरे चैनल पे आना छोड़ दिया। 2-3 लड़कियां हैं पाकिस्तान, उसमें कश्मीर से, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल पर चली गई वो फरवरी में, जो इनके यहाँ ब्लैक डे ये सब डे मनाया जाता है, सॉलिडारिटी विद कश्मीर, ये वो। उनके चैनल पर वहां कश्मीर का इशू डिस्कस करने, उसको एक्सप्लेन करने, उसको लेजिटिमेट करने वहां जा रही हैं। आप क्यों जा रही हैं? आप उनको क्यों एक्सप्लेन कर रही हैं? वो सुनकर क्या कर लेंगे जब उनकी आवाम ही उन्हें नहीं देख रही है जिनको सुनना है? उनको तो हम ही लोग देख रहे हैं ना। तो मेरे चैनल पर आने के बजाय मुझे तो मना कर दिया उन्होंने, तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने कहा चलो उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसी सेम वक्त पे मैंने उनको पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर देखा, तो मुझे तो बड़ा वो लगा। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई? ये तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें हम तो पूरी तरह से उलझ गए हैं, कि एक सही बात कश्मीर है। में बैठी हुई युवतियां जो हैं वो अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए बजाय एक भारतीय के चैनल पर आने के, पाकिस्तानी के चैनल पर ज्यादा तरजीह देती हैं। क्यों? क्योंकि उस पे व्यूज आते हैं ज्यादा, उस पे उन्हें ज्यादा हम्म। देखा जाएगा, उस पे उनका रीच ज्यादा होगा, उसके जरिए उनके खुद के चैनल पर लोग ज्यादा आएंगे। तो मैं बराबर। तो नहीं जाती हूँ खैर, और इसका मुझे बहुत घाटा भी हुआ। लोगों ने अभी भी मुझे एडवाइस करते हैं उसके चैनल पे जाओ, उसको बुलाओ, उसको। मैंने कहा भैया माफ करो, जितना एक बार इंसान को हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, दूसरा के हो जाए उसे भी नादानी में गलती कहेंगे, तीसरा के हो जाए तो उसे फिर आदत कहेंगे। तो भैया वो तो हम नहीं कर रहे हैं, एक बार हो गया, दूसरा के तीसरा के अभी हमें करना नहीं है। लेकिन जितने भी ये हो रहा है ना सर, ये बहुत गेम चल रहा है। आपका भी, आपको रीच बढ़ाना है और लोगों तक आपकी बात ज्यादा पहुंचे, तो मैं तो यही कहूंगी जो भी आपके चैनल पर गेस्ट आए, सबसे पहले आप उन्हें ये कहें कि प्लीज आप अपने चैनल पर इसको अपलोड ना करें एटलीस्ट 3 दिन तक। अगर आपको चैनल पर अपलोड करना है तो 3 दिन बाद कर लें। आपके ऑलरेडी हैं व्यूवर्स, तो आपको तो मिल जाएंगे। और मेरा अभी शुरुआत है, मुझे अपनी बात दूर तक पहुंचानी है, तो आप कहें लोगों से, क्योंकि ये जो दुनिया है बहुत मतलबी है सर, और हम और आप जैसे लोगों का शायद यहाँ शायद ही कुछ हो। तो फिर हम लोग ना अपने खुद के उसमें आ जाते हैं दुख में कि हाय हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हमसे गलती हो गई है, हमें ये नहीं पता कि दूसरे गलती कर रहे हैं, जिसका जो खमियाजा है वो हम भुगत रहे हैं। तो सर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है, और सिक्स जनरेशन वॉरफेयर, ये बहुत खतरनाक स्तर पे चल रही है। आई होप कि लोग अंडरस्टैंड करें, अपने आप को रोकें। इन लोगों को व्यूज देने से, एंटरटेनमेंट के नाम पे व्यूज दे रहे हैं, खूबसूरती के नाम पर व्यूज दे रहे हैं, अरे वो बड़ी खूबसूरत लग रही है उसको हम व्यूज देंगे। अरे उसने बड़ी इंटेलिजेंट बात की, वो इंटेलिजेंट बात क्या की, उसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा एजेंडा था, वो हम देख नहीं रहे हैं। तो एक हमारे राठी साहब बैठे हैं जर्मनी में, तो पाकिस्तान में न जाने कितने राठी बन रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो नफरत उगल रहे हैं और वो हमें एक एक सीन दिखाते हैं, तस्वीर का एक रुख।
दूसरी तरफ जो है वो मोहब्बत उगल रहे हैं, अमन की आशा चला रहे हैं, मीठा-मीठा दिखा रहे हैं, तो वो तस्वीर का एक रुख वो भी दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस स्तर से चल रहा है, हम लोगों को खुद को रोकना पड़ेगा। जी। राइट। और मैं इस बात को ये कह के ख़त्म करूँगा, मुझे मेरी दादी ने एक बार कहा था कि जहाँ पर भी ज़्यादा मीठा होता है ना, वहाँ पर कीड़े सबसे पहले पड़ते हैं। बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली, तो इसी बात को लेके मैं अभी आज के डिस्कशन को यहीं पे पॉज़ करते हैं और उम्मीद है मुस्तकबिल में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में और ऐसे ही अच्छे एनालिसिस और डिटेलिंग के साथ में। सो यास्मीन जी, आज आपने समय दिया और इतनी सारी चीज़ें बताई जो शायद बैकग्राउंड में लोगों को ना पता हो या कम पता हो, और आई एम श्योर इस वीडियो के बाद में लोगों को वो चीज़ें भी पता पड़ेंगी। तो इसके लिए बिल्कुल। आज के आपके समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।